जिंदगी में थोड़ा अकड़ कर चलना भी जरूरी है, सही हो तो जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि जो सिर झुका दे हमेशा बिना वजह लोग उसे पायदान समझना शुरू कर देते हैं। नमस्कार साथियों, जिंदगी में सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है और सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़्यादा जरूरी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जीवन में सफल होना ज़्यादा जरूरी है। तो साथियों, इस चैनल के माध्यम से हम राजनीति विज्ञान की चर्चा कर रहे थे और ये जो चैनल है राजनीति विज्ञान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के की विस्तृत तैयारी के लिए बनाया गया है और इस चैनल पर राजनीति विज्ञान का संपूर्ण सिलेबस है वो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, डेली क्लास इसमें रहने वाली है। अभी तक की हम बात करें तो अभी तक हमारी 8 क्लासें हो चुकी हैं और निःशुल्क बैच की ये 9वीं क्लास है और इन 8 क्लासों में हमने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति, महत्व, उपयोगिता पहला टॉपिक लिया जिसके संदर्भ में 7 क्लासें ली और कल हमने राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोणों पर चर्चा शुरू कर दी थी और कल की क्लास में हमने राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषा और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत की अर्थ एवं परिभाषा। इसके अलावा भारतीय विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है और पाश्चात्य विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इस पे चर्चा इससे पहले वाली यानी कल वाली क्लास में हमने कर ली थी। आज उसके आगे बढ़ते हैं। साथियों, क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री रहने वाली है, इसी चैनल के माध्यम से रहने वाली है। इसके साथ साथ साथियों आपको नोट्स भी बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे इन क्लासों के और नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.nirbanclasses.com पर विजिट कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या डायरेक्ट आप सर्च कर लेना निर्बाण क्लासेज जयपुर के नाम से, तो सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, पहले से अपलोड है। साथ ही ये जो क्लास हमारी चल रही है इसमें जो भी अपडेट रहेगा वो अपडेट नोट्स भी आपको वहां प्राप्त हो जाएंगे। साथियों, निर्बाण क्लासेज पर निर्बाण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर क्लास बिल्कुल फ्री है, नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल रहे हैं, तो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए और आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। इसके अलावा साथियों, निर्बाण क्लासेज ऐप के माध्यम से आरपीएससी स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर का ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, 3 तरह की टेस्ट सीरीज, 1 ईयर की वैलिडिटी और नाम मात्र की फीस 999 प्लस जीएसटी। इसके अलावा दूसरा कोर्स यूजीसी नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर का है जिसमें प्री रिकॉर्डेड क्लासें हैं, पीडीएफ नोट्स हैं जो डाउनलोड हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे, 1 ईयर की वैलिडिटी है और टॉपिक वाइज टेस्ट है। इसकी भी फीस नाम मात्र की है 999 प्लस जीएसटी। तो आप हमसे निर्बाण क्लासेज ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं या आप हमसे निर्बाण क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो जुड़ ही चुके हो और आप हमसे निर्बाण क्लासेज की वेबसाइट से जुड़ सकते हो। बाकी के हमारे अन्य जो सोशल मीडिया है उनसे आप जुड़ सकते हो। साथियों, हमारी चर्चा चल रही थी राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण, राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण। जैसे मैंने कल भी बताया था कि इसकी चर्चा हम बिल्कुल सरल तरीके से शुरू करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से शुरू करेंगे और उस आसान तरीके को बढ़ाते हुए कठिन स्तर तक जाएंगे। शुरुआत वहां से करेंगे जहां आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाए, यानी राजनीतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, वो समझ में आ जाए और फिर अंत में उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे या उस विषय वस्तु की चर्चा करेंगे जहां से सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब आप एग्जाम देकर आते हो तब एग्जाम से बाहर आने के बाद जब आपको लगता है ना कि प्रश्न पेपर आया कहाँ से है, हमने तो ये चीजें पढ़ी नहीं, वो चीज भी पढ़ेंगे अंत में, है ना। सबसे पहले तो जो शुरुआत करते हैं वो इजी से करते हैं ताकि समझ में आना शुरू हो जाए और फिर कठिन स्तर तक चलेंगे। और अच्छे से पढ़ लेना, इसको समझ लेना
पूरी क्लास को अच्छे से समझना, पूरी क्लास को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएंगे। देखो प्रश्न तो विभिन्न जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं वहां से आते हैं, लेकिन मैं भी उन्हीं प्रमाणिक पुस्तकों का जो सार है, उन प्रमाणिक पुस्तकों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके साथ इस क्लास के माध्यम से शेयर करूंगा। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न सीधे आ जाएंगे। पहले भी आए हैं, 70% के आसपास प्रश्न आए हैं, जिनका प्रूफ भी मैंने शेयर किया था, हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर शेयर किया था, देख लीजिएगा आप। तो अभी तक की हम बात करें तो अभी तक हमने भारतीय विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इस पे चर्चा कर ली कल वाली क्लास में। एक क्लास हो चुकी है दृष्टिकोणों पर। पाश्चात्य विचारकों के अनुसार, पाश्चात्य विचारकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इस पे चर्चा हो गई कल की क्लास में। फिर परंपरागत, हमने बात की कि राजनीतिक सिद्धांत के मुख्यतः दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। इसके अलावा समकालीन दृष्टिकोण पर भी चर्चा करेंगे। और वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो समकालीन दृष्टिकोण से ज्यादा पूछे जाते हैं। सामान्यतः हम आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के सिलेबस की बात करें तो वहां दो दृष्टिकोण ही डाले गए हैं, परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव। लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समकालीन विकास से पूछे जाते हैं, समकालीन दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं, यानी 1970 के बाद की जो राजनीति है उससे पूछे जाते हैं। 1970 के बाद की जो राजनीति है उस पर भी चलेंगे। पहले परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को अच्छे से समझ लें। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति सिद्धांत का अर्थ, इस पे चर्चा हो गई थी। और फिर उसके बाद में आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ व परिभाषा, इस पे चर्चा हमारी कल वाली क्लास में हो गई थी। और आशा और उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, या आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हो। आप मेरे नंबर नोट कर लीजिए, 9660895656 है ना। आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हो। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। हो सकता है कॉल नहीं उठा पाऊं मैं, लेकिन मैसेज का जवाब आपको जरूर मिलेगा। पूरी तरह से जुड़ जाइए। जिसके लिए आप हजारों पैसे खर्च करने वाले हो ना, वो चीज आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। नोट्स फ्री है, क्लास फ्री है, क्यों आपको हजारों पैसे खर्च करने हैं ना कोर्स के लिए। यहां तक चर्चा हमारी हो चुकी है। अब चलते हैं आगे। अब हम लेते हैं अध्ययन क्षेत्र को, राजनीति सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं। और राजनीति सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र को हम परंपरागत दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग देखेंगे और उसके बाद में आधुनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, और उसके बाद में फिर आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति का अध्ययन क्षेत्र, राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र देखेंगे। सबसे पहले हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र लेते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार या परंपरागत परिप्रेक्ष्य के अनुसार, दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। देखो इनको अच्छे से समझ लेना है, ये बेस है, आधार है। ये राजनीति यहीं से आपको समझ में आना शुरू होगी।
ये जो शुरुआती क्लास हैं इनको आप अच्छे से समझ लेते हो ना, तो फिर राजनीति को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, इन क्लासों को समझने के बाद में वही सब्जेक्ट आपको बहुत इजी लगना शुरू हो जाएगा। देखो 1948, सितंबर 1948 की बात है। सितंबर 1948 में यूनेस्को ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया, और सम्मेलन में जो विश्व के प्रमुख राजनीति शास्त्री थे उनको बुलाया। तो सितंबर 1948 में यूनेस्को ने राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र निर्धारित करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया, और इसमें विश्व के जो प्रमुख राजनीति शास्त्री थे उनको आमंत्रित किया गया। विश्व के प्रमुख राजशास्त्रियों को यहाँ बुलाया गया। उद्देश्य क्या था कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएं, कौन कौन से विषय शामिल किए जाएं। क्योंकि हमने जो शुरुआती क्लासें हमने ली थी ना, राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ को लेकर, प्रकृति को लेकर, महत्व को लेकर, उसमें हमने बात की थी कि राजनीति विज्ञान है ना, 20वीं सदी तक तो ज्यादा विकसित हुआ ही नहीं था, खुद अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा था 20वीं सदी तक। तो 1940 तक की बात करें तो अमेरिका में राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं हो रहा था, बल्कि इतिहास के उपक्षेत्र के रूप में हो रहा था। इतिहास के उपक्षेत्र के रूप में हो रहा था। तो अब राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में बनाने का प्रयास अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है, और इसी संदर्भ में एक सम्मेलन बुलाया गया। अब इस सम्मेलन में 4 क्षेत्र निर्धारित किए गए, 4 क्षेत्र शामिल किए गए राजनीति शास्त्र में जिनका अध्ययन होना चाहिए। 4 क्षेत्र कौन कौन से शामिल किए गए उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला क्षेत्र या विषय राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं। तीसरा राजनीतिक दल, दबाव समूह व लोकमत, राजनीतिक दल, दबाव समूह व लोकमत। और चौथा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये 4 क्षेत्र राजनीति के अंतर्गत शामिल किए गए यूनेस्को के द्वारा, जो सितंबर 1948 में सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें राजनीतिक सिद्धांत की बात करें तो इसके अंतर्गत अतीत के और वर्तमान के, अतीत व वर्तमान के समस्त राजनीतिक विचार, समस्त राजनीतिक विचार व समस्त राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन को शामिल किया गया। तो अतीत के, वर्तमान के समस्त राजनीतिक विचार और समस्त राजनीतिक सिद्धांतों को के अध्ययन को शामिल किया गया राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत। वहीं राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन शामिल किया गया। तो संस्थाओं के अंतर्गत संविधान और विभिन्न जो सरकारें थी इनका तुलनात्मक अध्ययन, जैसे कि राष्ट्रीय सरकार जो केंद्रीय स्तर पर होती है, फिर प्रदेशों की सरकार, प्रादेशिक सरकार, यानी भारत के संदर्भ में बात करें तो राज्यों की सरकार, प्रादेशिक सरकार, और उसके बाद में स्थानीय सरकारें, स्थानीय सरकार, इनका अध्ययन और इन तीनों सरकारों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन, ये राजनीतिक संस्था के अंतर्गत शामिल किया गया। तीसरा जो शामिल किया गया क्षेत्र वो किया गया राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत। इसमें राजनीतिक दलों का अध्ययन, दबाव समूह का अध्ययन, इसके अलावा विभिन्न जो राजनीतिक संगठन है उनका अध्ययन, विभिन्न राजनीतिक संगठनों का अध्ययन, इसके अलावा लोकमत का अध्ययन, लोकमत का अध्ययन
और इसके अलावा शासन में नागरिक भाग किस तरह से लेते हैं उस प्रक्रिया का अध्ययन। तो शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन इसके अंतर्गत शामिल किया गया। देखो, राजनीतिक दल है, ये चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव में भाग लेकर सरकार का निर्माण करते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का अध्ययन जरूरी है। दबाव समूह है, ये अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से ये सरकार पर दबाव डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, इसलिए ये भी सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका अध्ययन। विभिन्न जो राजनीतिक संगठन है उनका अध्ययन, और राजनीतिक दल और दबाव समूह मिलकर ही लोकमत का निर्माण करते हैं, तो लोकमत का अध्ययन। और इसके अलावा शासन में जो नागरिक भाग किस प्रक्रिया से लेंगे उसका अध्ययन इसमें शामिल है। और फिर चौथा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, इसका अध्ययन शामिल किया गया। ये यूनेस्को का जो सम्मेलन हुआ सितंबर 1948 में, उसमें राजनीति शास्त्र के अंतर्गत 4 अध्ययन क्षेत्र शामिल किए गए। पहला राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें अतीत एवं वर्तमान के समस्त राजनीतिक विचार व राजनीतिक सिद्धांत। दूसरा राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें संविधान, राष्ट्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार और इनके मध्य तुलनात्मक अध्ययन। और फिर तीसरा राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत, इसके अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत, राजनीतिक संगठन, शासन में नागरिकों के भाग लेने की प्रक्रिया का अध्ययन। और फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चौथा क्षेत्र, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अध्ययन को शामिल किया गया। अब हम बात करें कि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो परंपरागत राजनीतिक विचार, जो विभिन्न परंपरागत राजनीतिक विचारक हुए, उनके विचारों को लेकर और यूनेस्को ने जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र निर्धारित किया सितंबर 1948 में, इसको लेकर हम परंपरागत राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु को बता सकते हैं। तो परंपरागत राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र में निम्न विषय शामिल हैं, निम्न विषय शामिल हैं। और इन विषयों को का जो निर्धारण हम कर रहे हैं, ये परंपरागत राजनीति शास्त्री जो है उनके विचार और यूनेस्को ने जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दिया उसको मिलाकर करेंगे। तो पहला जो विषय जिसका अध्ययन इसमें किया जाता है, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, वो मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन, मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। देखो, एक शब्द है मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन और एक शब्द और पढ़ेंगे मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। देखो, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है, और मनुष्य के राजनीतिक जीवन का जो अध्ययन किया जाता है वो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो व्यवहार का अध्ययन कहाँ करते हैं? आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत एक तो मनुष्य को जो अधिकार मिले हैं राज्य के द्वारा, अधिकार कौन देता है? मनुष्य को राज्य देता है। तो राज्य प्रदत्त जो मनुष्य को अधिकार मिले हुए हैं उनका अध्ययन। इसके अलावा राज्य के प्रति जो व्यक्ति के कर्तव्य हैं उनका अध्ययन। राज्य के प्रति जो व्यक्ति के कर्तव्य है उनका अध्ययन राजनीतिक जीवन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो राज्य है वो मनुष्य के कार्यकलापों को प्रभावित करता है, मनुष्य की गतिविधियों को प्रभावित करता है। यानी जैसी सरकार होगी वैसा मनुष्य होगा, जैसे कानून होंगे उसी तरह के मनुष्य को व्यवहार करना होगा। तो राज्य मनुष्य की गतिविधियों को प्रभावित करता है, साथ ही व्यक्ति है या मनुष्य है वो राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है, राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है।
चाहे कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो कुलीन तंत्र हो, चाहे वो जनतंत्र हो, जनता का जो विश्वास है, जनता जो चाहती है, उसके विरुद्ध वो कानून नहीं बना सकता है। यदि वो बनाएगा तो उसका अंत निश्चित है। कोई भी सरकार क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि लोकतंत्र ही, चाहे वो राजतंत्र ही क्यों ना हो, राजा भी जनता की भावनाओं के विरुद्ध कानून नहीं बना सकता है। और जो राजा जनता की भावनाओं के विरुद्ध कानून बनाएगा भी तो जनता उसका विरोध करेगी और जनता उसको षड्यंत्र वगैरह से उसको मार देगी। और वर्तमान में तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में तो चुनाव प्रणाली है, हर 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं। यहाँ तो फिर जो नीति निर्माता है, जिनको जनता ने प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजा है, वो जनता की भावनाओं के विरुद्ध कानून बना ही नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति या जनता है वो राज्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं और राज्य है वो व्यक्ति की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। तो ये जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, राज्य किन किन तत्वों के माध्यम से मनुष्य की गतिविधियों को प्रभावित करता है और मनुष्य या व्यक्ति कौन से तत्वों के माध्यम से राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है, उन तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है मनुष्य के राजनीतिक जीवन के अंतर्गत। तो मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन होता है जिसमें राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार और राज्य के प्रति मनुष्य के द्वारा पालित किए गए कर्तव्य और राज्य जो मनुष्य की गतिविधियों को प्रभावित करता है और मनुष्य जो राज्य की नीतियों को प्रभावित करता है, उन प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरा जो विषय क्षेत्र इसमें शामिल है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र में, वो है राज्य का अध्ययन। राज्य का अध्ययन देखो, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का जो केंद्रीय विषय है वो है राज्य। और परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति शास्त्र में राज्य के अतीत का अध्ययन किया जाता है, राज्य के वर्तमान का अध्ययन किया जाता है और राज्य के भविष्य का अध्ययन किया जाता है। तो तीनों ही कालों का अध्ययन इसमें होता है। तो इसमें राज्य के अतीत, राज्य के वर्तमान व राज्य के भविष्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य के भविष्य का अध्ययन किया जाता है। राज्य अतीत में कैसा था, वर्तमान में कैसा है और भविष्य में कैसा होना चाहिए, भविष्य में कैसा होना चाहिए। क्योंकि परंपरागत जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए पर आधारित है। चर्चा हम कर चुके हैं जब परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताओं पर बात कर रहे थे। इसमें कोई भी जो वर्तमान समाज व्यवस्था है, चाहे वो राज व्यवस्था है, उसमें सुधार की भावना निहित होती है। यानी वर्तमान राज्य व्यवस्था या समाज व्यवस्था कभी भी परिपूर्ण नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है। फिर जो कमियां हैं उस कमियों पर बातें की जाती हैं, फिर इतिहास के उदाहरण दिए जाते हैं कि उस समय ऐसा था, बहुत अच्छा समय था, वो फलाना राजा बहुत अच्छा था, है ना, लोगों की भलाई करता था। ऐसा ही करते हैं, आज भी हम करते हैं, है ना। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े जो लोग हैं, वो उनसे के पास कभी बैठते होंगे, वो कहेंगे कि हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। होता उनके जमाने में भी था, है ना, पर वो कहेंगे कि हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, आज ये कलयुग आ गया है, आज जब जमाना बदल गया है, ऐसा होना चाहिए। तो उस तरह की बातें परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत होती हैं। तो राज्य अतीत में क्या था, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या होना चाहिए, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि गैटेल ने लिखा है, गैटेल लिखता है कि जो राजनीति शास्त्र है ये राज्य कैसा था इसकी ऐतिहासिक गवेषणा है, राज्य कैसा है इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन है और राज्य कैसा होना चाहिए इसकी राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है। गैटेल लिखता है कि राजनीति शास्त्र, शॉर्ट में लिख देता हूं काम चल जाएगा, राजनीति शास्त्र राज्य कैसा था, राज्य कैसा था इसकी ऐतिहासिक गवेषणा है, इसकी ऐतिहासिक गवेषणा है। राज्य कैसा है यानी वर्तमान में कैसा था, अतीत कैसा है, वर्तमान। राज्य कैसा है
का विश्लेषणात्मक अध्ययन है, का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। और कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसकी राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है, इसकी राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है, नैतिक परिकल्पना है। बिल्कुल हम शॉर्ट रूप में कहें गेटेल की परिभाषा को, तो गेटेल ये कहता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। तो छोटी सी परिभाषा भी कई बार पूछ ली जाती है गेटेल की, कि राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत का, वर्तमान का और भविष्य का अध्ययन किया जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? गेटेल का। तो दूसरा अध्ययन क्षेत्र हो गया। तीसरा जो अध्ययन का विषय है परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का, वो है सरकार का अध्ययन, सरकार का अध्ययन। और सरकार के अध्ययन के अंतर्गत सरकार के प्राचीन स्वरूप और वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। तो सरकार के प्राचीन स्वरूप और सरकार के आधुनिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, कि सरकार पहले कैसे थी, प्राचीन काल में कैसे थी, वर्तमान में कैसी है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न देशों की जो शासन प्रणालियां या सरकारें हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। विभिन्न देशों की शासन प्रणालियों का, शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, कि भाई अमेरिका में शासन प्रणाली कैसी है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। चीन में शासन प्रणाली कैसी है, तो साम्यवादी व्यवस्था है। भारत में शासन प्रणाली कैसी है, तो संसदीय व्यवस्था है। इंग्लैंड में शासन प्रणाली कैसी है, पार्लियामेंट्री व्यवस्था है या संसदीय व्यवस्था है। तो विभिन्न जो देश हैं उनकी शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा सरकार के जो अंग हैं उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। सरकार के अंगों का अध्ययन किया जाता है। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, सरकार के अध्ययन के अंतर्गत इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र है, वो है राजनीतिक स्थानीय संस्थाओं व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। स्थानीय संस्थाओं व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत के अध्ययन की हम बात करें, स्थानीय संस्थाओं, इसके अध्ययन के अंतर्गत एक तो स्थानीय स्वशासन का अध्ययन किया जाता है। स्थानीय स्वशासन का अध्ययन किया जाता है। स्थानीय सरकार का अध्ययन किया जाता है। स्थानीय सरकार का अध्ययन किया जाता है। इस भारत के स्थानीय स्वशासन की बात करें तो 2 तरह का है, एक शहरी क्षेत्र के लिए और एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए। इस तरह से जो स्थानीय शासन है उसका अध्ययन इसमें हो जाता है। इसके अलावा जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनके संगठन का अध्ययन, स्थानीय संस्थाओं के संगठन का अध्ययन, स्थानीय संस्थाओं की कार्य प्रणाली का अध्ययन, कार्य प्रणाली का अध्ययन और स्थानीय संस्थाओं के कार्य क्षेत्र का अध्ययन, कार्य क्षेत्र का अध्ययन। ये सब किसमें शामिल हो जाता है? स्थानीय संस्थाओं के अध्ययन के अंतर्गत शामिल हो जाता है, कि भाई स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय संस्थाओं के जो स्थानीय सरकार में जो विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनका संगठन कैसा है, उसका अध्ययन, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन। स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनकी कार्य प्रणाली, स्थानीय सरकार की कार्य प्रणाली और स्थानीय सरकार का कार्य क्षेत्र, कौन कौन से विषय उसके पास होंगे, किस किस क्षेत्र में वो कार्य कर पाएगी, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरा इसमें होता है राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन।
स्थानीय संस्थाओं व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। तो स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत जो अध्ययन है उसकी बात हो गई है। अब बात करें राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन की। राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राष्ट्रीय समस्याओं की बात करें तो राष्ट्रीय समस्याएं जैसे कि एकता, अखंडता की समस्या, विकास के मार्ग में बाधक समस्याएं, इनका अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। तो एकता, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र के विकास के मार्ग में बाधक समस्याएं, राष्ट्र के विकास के मार्ग में बाधक समस्याएं, कौन कौन सी है, इनका अध्ययन किया जाता है। और साथ में इन समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया जाता है। इन समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट विषय क्षेत्र की बात करें तो नेक्स्ट विषय क्षेत्र जो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है वो है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। पांचवा है ना, पांचवा राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। विचारधाराओं का अध्ययन। देखो, एक शब्द है अवधारणा और एक शब्द है विचारधारा। एक शब्द है अवधारणा और एक शब्द है विचारधारा। दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। आइडियोलॉजी, कंसेप्ट। तो अवधारणाओं का जो अध्ययन होता है ना, ये आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत है। ये किसके अंतर्गत है? आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं दोनों सब साथ लिख रहा हूं। शक्ति, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय, निर्माण जैसी जो अवधारणाएं हैं, ये राजनीति शास्त्र का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अकॉर्डिंग राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। जबकि विचारधाराएं जैसे कि व्यक्तिवाद, समाजवाद, फासीवाद, नाजीवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद, बहुलवाद, इन विचारधाराओं का जो अध्ययन होता है वो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत होता है। वैसे मैं बता देता हूं आपको कि विचारधाराओं का जो अध्ययन है वो आधुनिक दृष्टिकोण में भी होता है, लेकिन मुख्यतः जो विचारधाराओं का अध्ययन होता है वो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा। और अवधारणाओं का जो अध्ययन है वो तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन विचारधाराओं के अध्ययन को लेकर थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना है कि विचारधाराओं का अध्ययन है मुख्यतः आता है परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी सामान्यतः आ जाता है। विभिन्न विचारधाराएं जैसे कि व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, आदर्शवाद, फासीवाद, नाजीवाद, बहुलवाद आदि का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग राजनीति शास्त्र में किया जाता है। ये जो विचारधाराएं हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। साथ में इन विचारधाराओं में जो विभिन्न तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि इन विचारधाराओं में आदर्शात्मक व यथार्थ मूल्य होते हैं, यथार्थ तत्व होते हैं, उनका अध्ययन इसमें होता है। इन विचारधाराओं में राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, राज्य का स्वरूप, राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध, इनका अध्ययन विचारधाराएं करती हैं। तो राज्य की उत्पत्ति, राज्य की प्रकृति, व्यक्ति व राज्य के संबंध, व्यक्ति व राज्य के संबंध, इनके बारे में विचारधाराएं बताती है। और हर अलग विचारधारा का अलग अलग कहना है।
राज्य की उत्पत्ति के बारे में, राज्य की प्रकृति के बारे में, राज्य और व्यक्ति के स्वरूप के बारे में। जैसे बात करें व्यक्तिवाद की, व्यक्तिवादी जो विचारधारा है इसका ये मानना है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति स्वयं कर सकता है और व्यक्ति ने अपने हितों की रक्षा के लिए ही राज्य को बनाया है। फिर बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद कहता है कि राज्य का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति का कल्याण है, समाज का कल्याण है। फिर मार्क्सवादियों की बात करें तो मार्क्सवादी ये कहते हैं कि जो राज्य है ये तो शक्तिशाली के अधिकारों की रक्षा के लिए, शक्तिशाली द्वारा कमजोर वर्ग को नियंत्रण करने के लिए एक हथियार के रूप में है, यानी एक वर्ग संगठन है। इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए, साम्यवाद होना चाहिए जिसमें राज्य नहीं हो, जिसमें वर्ग नहीं हो, सारे के सारे श्रमिक हो। वो राज्य की प्रकृति कुछ अलग तरीके से बताते हैं। वो राज्य के बारे में कहते हैं कि राज्य तो वर्ग संगठन है, शक्तिशाली वर्ग के हाथ में एक यंत्र है जिसके माध्यम से वह गरीबों का शोषण करता है। इसी तरह से नाजीवाद, फांसीवादियों की बात करें तो राज्य को सर्वोच्च मानते हैं, राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को समाहित करते हैं, राज्य के हित में ही व्यक्ति का हित मानते हैं, राज्य के अलावा व्यक्ति का कोई हित नहीं होता है, यानी पूरी तरह से व्यक्ति राज्य के अधीन हो जाता है। बहुलवाद की बात करें तो इसमें यह माना जाता है कि राज्य में शक्ति का विभाजन होता है। भाई एक जो राज्य है उसमें कई समूह होते हैं और उन समूह के मध्य क्या होता है, शक्ति का विभाजन होता है। इस तरह से प्रत्येक विचारधारा का राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, स्वरूप, व्यक्ति और राज्य के मध्य संबंधों को लेकर अलग अलग मानना है, अलग अलग मान्यताएं हैं। इन सब का अध्ययन करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक शास्त्र में। नेक्स्ट विषय क्षेत्र, नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति या अंतरराष्ट्रीय संबंध या अंतरराष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन या अंतरराष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन, कुछ भी लिखा मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन या अंतरराष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रशासन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जैसे कि यूएनओ, आईएमएफ, विश्व बैंक, इस तरह के जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट विषय वस्तु की ओर चलते हैं, सातवीं विषय वस्तु। सातवीं विषय वस्तु संविधान व संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन। संविधान व संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन। संविधान व संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन। इसके अंतर्गत संविधान का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन। इसके अलावा संवैधानिक संस्थाएं जैसे कि सरकार, सरकार में प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार, स्थानीय सरकार। इसके अलावा अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका संविधान में उल्लेख है उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु है वो है असंवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन। असंवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन। जैसे कि राजनीतिक दल, दबाव समूह, लोकमत आदि का अध्ययन। तो राजनीतिक दल हैं ये चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव में भाग लेकर सरकार का निर्माण करते हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का अध्ययन होता है। दबाव समूह की बात करें तो दबाव समूह चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं ये,
लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से सरकार को प्रभावित करते हैं अपनी बातें मनवाने के लिए, यानी ये भी सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसलिए दबाव समूह का भी अध्ययन होता है। और ये राजनीतिक दल और दबाव समूह मिलकर लोकमत का निर्माण करते हैं, पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन का अध्ययन भी इसके अंतर्गत समाहित हो जाता है। तो असंवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकमत का अध्ययन, पब्लिक ओपिनियन का अध्ययन। तो पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, वो आएगा राजनय व अंतरराष्ट्रीय विधि का अध्ययन। राजनय व अंतरराष्ट्रीय विधि का अध्ययन। राजनय व अंतरराष्ट्रीय विधि का अध्ययन। देखो, विभिन्न देशों के मध्य जो संबंध है वो उन देशों की विदेश नीति और राजनय की कुशलता पर निर्भर करते हैं। इसलिए परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति शास्त्र में राजनय का अध्ययन किया जाता है और विदेश नीति का अध्ययन किया जाता है। तो विभिन्न देशों के संबंध, विभिन्न देशों के संबंध एक तो उन देशों की विदेश नीति पर निर्भर करते हैं, विदेश नीति पर निर्भर करते हैं, और दूसरा उस देश के राजनय की कुशलता पर निर्भर करते हैं। राजनय की कुशलता पर निर्भर करते हैं। राजनय का मतलब ये जो राजदूत वगैरह होते हैं ना, ये इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए राजनीति शास्त्र के अंतर्गत विदेश नीति का अध्ययन किया जाता है और राजनय का अध्ययन किया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विधियों का अध्ययन किया जाता है। भाई विभिन्न देशों के मध्य शांति का प्रश्न हो, विभिन्न देशों के मध्य युद्ध का प्रश्न हो, विभिन्न देशों के मध्य कोई संधि का प्रश्न हो, विभिन्न देशों के मध्य कोई संधि का प्रश्न हो, या फिर समुद्री तट का प्रश्न हो, या खुले समुद्र का प्रश्न हो, या प्रत्यर्पण का प्रश्न हो, प्रत्यर्पण का प्रश्न हो, इन सब का जो निर्धारण किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि या अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा किया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र में किया जाता है। चाहे शांति का प्रश्न है दो देशों के बीच या ज्यादा देशों के बीच, युद्ध का कोई प्रश्न है, कोई संधि का प्रश्न है, समुद्री तट का कोई प्रश्न है, खुले समुद्र को लेकर कोई विवाद प्रश्न है, या फिर प्रत्यर्पण का कोई प्रश्न है। प्रत्यर्पण का मतलब है कि कोई व्यक्ति देश छोड़कर किसी दूसरे देश में भाग जाता है, तो जिस देश में वो गया है वह देश, जिस देश से भागा है वो देश, जिस देश में गया है उस देश को कहेगा कि इस व्यक्ति को हमें वापस लौटा दो, तो होता है प्रत्यर्पण, वापस लौटाना। इस प्रत्यर्पण को लेकर जो कोई प्रश्न है उस सब का निर्धारण कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय कानून करता है, अंतर्राष्ट्रीय विधि करती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विधि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, विभिन्न देशों के संविधानों व संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न देशों के संविधानों व संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न देशों के जो संविधान हैं, विभिन्न देशों की जो संस्थाएं हैं, विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं, उनका आपस में तुलनात्मक अध्ययन भी परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। ये परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो कंप्लीट होता है। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कंप्लीट हो गया। अब आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार
राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र। देखो, परंपरागत दृष्टिकोण के बजाय आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है वो विस्तृत है, व्यापक है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वो विस्तृत व व्यापक है, क्योंकि जहां परंपरागत दृष्टिकोण में केवल और केवल औपचारिक अध्ययन होता है, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण में औपचारिक अध्ययन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ अनौपचारिक अध्ययन भी होता है। यानी एक जो मनुष्य है उसका जो राजनीतिक व्यवहार है उसको, उस मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को औपचारिक संस्थाएं तो प्रभावित करती ही करती हैं, उसके अलावा जो अनौपचारिक तत्व हैं वो भी प्रभावित करते हैं। इसमें औपचारिक तत्वों के साथ साथ अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन भी होता है। इसी वजह से जो आधुनिक दृष्टिकोण का जो क्षेत्र है वो परंपरागत दृष्टिकोण से ज्यादा व्यापक है, विस्तृत है। यानी इसमें परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो क्षेत्र था, विषय क्षेत्र था, उसका अध्ययन तो है ही है, इसके अलावा कुछ और अध्ययन इसमें शामिल है। आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक प्रमुख विचारकों की बात करें तो कैटलिन हो गया, लासवेल हो गया, चार्ल्स मेरियम हो गया, बर्ट्रैंड रसेल हो गया, मार्गेंथाउ हो गया, डेविड ईस्टन वगैरह, ये आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से विषय शामिल हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला इसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन। मानवीय व्यवहार का अध्ययन। अभी कुछ ही देर पहले हमने मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन पढ़ा था। मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। कंफ्यूज नहीं होना है इन शब्दों में, एग्जाम के समय कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं बार बार ये शब्द लिख रहा हूं। तो मनुष्य के राजनीतिक जीवन का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र है, जबकि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। एक मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है, एक मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है उसको उस राज्य की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो प्रभावित करती है। राजनीतिक संस्थाएं प्रभावित करती है, और राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ जो गैर राजनीतिक तत्व हैं, जो गैर राजनीतिक तत्व हैं वो भी मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इसलिए आधुनिक राजनीति के अंतर्गत या आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति शास्त्र जो है उसमें मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन होता है, और मनुष्य के व्यवहार के साथ साथ मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होता है, और उसके साथ साथ इसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, राजनीतिक तत्व और गैर राजनीतिक तत्व, इन दोनों का अध्ययन होता है। तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और उसको प्रभावित करने वाले राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्वों का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत होता है। दूसरा विषय क्षेत्र, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का दूसरा विषय क्षेत्र है विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन। विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन। अध्ययन, एक शब्द हमने लिखा था विचारधारा। विचारधारा, आइडियोलॉजी, और अवधारणा यानी कंसेप्ट, इंग्लिश भी अलग है इनकी। अवधारणाओं का अध्ययन तो होता है आधुनिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, और विचारधाराओं का अध्ययन होता है परंपरागत दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग।
लेकिन ध्यान रखना है कि विचारधाराओं का अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी होता है, लेकिन मुख्यतः बात करें तो परंपरागत दृष्टिकोण। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अवधारणाएं जैसे कि शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया, इनका अध्ययन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति शास्त्र में किया जाता है। और इन्हीं अवधारणाओं के संदर्भ में विभिन्न जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उन राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इन्हीं अवधारणाओं के संदर्भ में राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट विषय क्षेत्र की बात करें, नेक्स्ट विषय क्षेत्र है तीसरा विषय क्षेत्र, सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में, सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन, संघर्ष व सहमति का अध्ययन, सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन। एक कथन देखते हैं बेरान व मैनफील्ड का, बेरान व मैनफील्ड का एक कथन देखते हैं। कंफ्यूज, मेरान व बैनफील्ड है, मेरान व बैनफील्ड, मैं और बे है वो इधर उधर हुए ना, बैनफील्ड, मेरान व बैनफील्ड। इन्होंने लिखा है किसी भी समस्या को, किसी भी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली, संघर्षपूर्ण बनाने वाली व उसका समाधान खोजने वाले, व उसका समाधान खोजने वाले प्रवृत्ति गतिविधि, खोजने वाली गतिविधि राजनीति गतिविधि है, राजनीति गतिविधि है और इसको राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना चाहिए। मेरान व बैनफील्ड ने लिखा है किसी भी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली कोई गतिविधि या समस्या का समाधान खोजने वाली कोई जो गतिविधि है वो एक राजनीतिक गतिविधि है और वो राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु है, वो राजनीतिक विज्ञान की विषय वस्तु है। तो इस तरह से जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें विभिन्न जो सार्वजनिक समस्याएं हैं जिनका संबंध राजनीतिक क्षेत्र से है, उन सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में जो संघर्ष एवं सहमति की प्रवृत्ति है उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कोई भी सार्वजनिक समस्या आई उसके संदर्भ में जो संघर्ष पैदा हुआ उसका अध्ययन और फिर उस पर जो सहमति बनी यानी उसका जो समाधान निकला उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। चौथे क्षेत्र की बात करें, 3 क्षेत्र हो गए, चौथे क्षेत्र की बात करें आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार तो समूह की भूमिका, समूह की भूमिका व उनके आचरण का अध्ययन। देखो समूह की भूमिका व उनके आचरण के अध्ययन के अंतर्गत की बात करें तो एक जो समाज है, आधुनिक दृष्टिकोण ये मानकर चलता है कि एक समाज में विभिन्न समूह होते हैं और वो जो विभिन्न समूह है वो अलग अलग भूमिका निभाते हैं और उन समूह का अलग अलग व्यवहार होता है, उन समूह के अलग अलग हित होते हैं और विरोधी हित भी होते हैं। तो जो राजनीति विज्ञान है उन समूह की जो भूमिका है, उन समूह का जो व्यवहार है, उन समूह के जो हित है, जो विरोधी हित है, उनमें समन्वय करने का कार्य करता है, अध्ययन करता है। समूह
हैं वो अनेक आधारों पर बनते हैं। कोई समूह आर्थिक आधार पर बना है, कोई समूह राजनीतिक आधार पर बना है, कोई समूह जाति के आधार पर बना, कोई क्षेत्र के आधार पर बना, कोई लिंग के आधार पर बना, कोई व्यवसाय के आधार पर बन गया। तो सबके अपने हित हैं, सबकी अपनी भूमिका है, सबके अपने आचरण है, कार्य करने का व्यवहार अपना अलग अलग है। तो उन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होता है। इन सब के अलावा ये तो मुख्य मुख्य अध्ययन क्षेत्र हो गए। इसके अलावा प्रशासन यानी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विचारधाराएं, विचारधारा, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान आदि का अध्ययन भी आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र में किया जाता है। ठीक है, तो ये आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र हो गया। अर्नाल्ड ब्रेख्त की बात करें, अर्नाल्ड ब्रेख्त, इन्होंने भी राजनीति सिद्धांत के विषय क्षेत्र की या इकाइयों की बातें की है। इन्होंने इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968, इसके अंतर्गत राजनीति सिद्धांत के विषय क्षेत्र या इकाइयां बताई हैं। तो इन्होंने, अर्नाल्ड ब्रेख्त ने इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, ऑफ सोशल साइंस 1968, इसमें राजनीतिक सिद्धांत की इकाइयां बताई हैं या अध्ययन की इकाइयां बताई हैं। अभी इन्होंने कौन कौन सी इकाई बताई उनकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने पहली इकाई बताई समूह, दूसरी इकाई बताई संतुलन, तीसरी इकाई बताई प्रभाव, शक्ति, नियंत्रण, शक्ति, प्रभाव, नियंत्रण। चौथी जो इकाई इन्होंने बताई है क्रिया, क्रिया, एक्शन। पांचवी इकाई विशिष्ट वर्ग या अभिजन, विशिष्ट वर्ग या अभिजन। छठी इकाई जो इन्होंने बताई है वो बताई है चयन तथा विनिश्चय की प्रक्रिया, चयन तथा विनिश्चय की प्रक्रिया। सातवीं इकाई इन्होंने बताई है पूर्वभाषित प्रतिक्रिया, पूर्वभाषित प्रतिक्रिया। और आठवीं इकाई बताई है कार्य वर्क। ये 8 इकाइयां अर्नाल्ड ब्रेख्त ने राजनीति सिद्धांत की बताई है इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968 के अंतर्गत। पहली समूह, यानी एक जो व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था, उसमें अनेक समूह है, तो उन समूह का अध्ययन। दूसरा है संतुलन, इन समूह के अलग अलग हित हैं, अलग अलग हित हैं तो हितों में संघर्ष होना लाजमी है। वे संघर्ष हो सकता है क्योंकि विरोधी है, उन विरोधी हितों में संतुलन और समन्वय स्थापित करने का कार्य। शक्ति प्रभाव नियंत्रण, एक समाज में शक्ति प्रभाव नियंत्रण, इसका अध्ययन। इससे ये पता चलता है कि किसके पास सत्ता है, सत्ता किसके पास है, शासन का संचालन करने का अधिकार किसके पास है। क्रिया, यानी एक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी क्रिया प्रक्रिया। विशिष्ट वर्ग या अभिजन, एक समाज में जो विशिष्ट वर्ग है या जो अभिजन है, जो राजनीतिक प्रचारक हैं, शासन संचालन करने में जो भाग ले रहे हैं, उनका अध्ययन। चयन तथा विनिश्चय की प्रक्रिया,
यानी किसी भी नीति निर्माण के लिए जो चयन करने की प्रक्रिया है, नीति निर्माण के लिए जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, विनिश्चय करने की प्रक्रिया है, उसका अध्ययन। पूर्वभाषित प्रतिक्रिया यानी पहले से परिभाषित यानी पूर्वाग्रह, उसका अध्ययन। और कार्य यानी एक राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से कार्य कर रही है, इन सब का अध्ययन किया जाता है अर्नाल्ड ब्रेख्ट के अनुसार राजनीति शास्त्र में। ये अध्ययन क्षेत्र कंप्लीट हुआ। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कंप्लीट हो गया। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र हो गया। अब हम शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र के उपागम। राजनीति शास्त्र या राजनीति सिद्धांत के उपागम। मैंने पहले भी बात की थी कि दृष्टिकोण और उपागम इनमें क्या है, अंतर है। कल वाली क्लास में देख लेना, नहीं देखी है तो आप। वहां 3 शब्दों में हमने अंतर किया था, पद्धति, उपागम और दृष्टिकोण में 3 शब्दों में अंतर किया था। पद्धति मेथड, उपागम अप्रोच, और दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य। दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव अंतर है इन तीनों शब्दों में। कल की क्लास देख लेना। है ना, सामान्यतः हम ये जो दृष्टिकोण है ना, इसके लिए उपागम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, वो गलत है। जैसे पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति। दार्शनिक तो उपागम हो जाएगा ना, दार्शनिक और ऐतिहासिक तो उपागम हो जाएंगे। तो पद्धतियों में आगमनात्मक, निगमनात्मक, वैज्ञानिक पद्धति। उपागमों में दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, मानकात्मक उपागम, अंतरनुशासनात्मक उपागम, अनुशासनात्मक उपागम। ये उपागम दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण, समकालीन दृष्टिकोण। दृष्टिकोण शब्द है सबसे ज्यादा विस्तृत है। एक दृष्टिकोण में कई उपागम होते हैं और एक उपागम की कई अध्ययन पद्धतियां हो सकती हैं, तो शब्दों का ध्यान रखिएगा। तो हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के उपागमों की। राजनीतिक सिद्धांत के जो उपागम है वो हम परंपरागत दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग देखेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति सिद्धांत के उपागम और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र के उपागम। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र के उपागम। आरपीएससी के सिलेबस की बात करें, स्कूल व्याख्याता के सिलेबस की, उसमें तो केवल आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य ही दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो समकालीन दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। नेट जैसी परीक्षा की बात करें, यहां भी समकालीन दृष्टिकोणों से ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो इसके अलावा हम पढ़ेंगे समकालीन दृष्टिकोण के अनुसार उपागम, या हम कह दें राजनीति के अंतर्गत जो समकालीन विकास है, इन 1970 के बाद की जो राजनीति है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उपागम ले लेते हैं, फिर आधुनिक दृष्टिकोण के उपागमों की चर्चा कर लेंगे और फिर समकालीन विकास की बात कर लेंगे। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उपागम। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति सिद्धांत के उपागम। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति सिद्धांत के उपागम। देखो, मूल्यात्मक की दृष्टि से, मूल्यात्मकता की दृष्टि से
जो परंपरागत दृष्टिकोण के उपागम है इनको दो वर्गों में रखा जा सकता है। मूल्यात्मकता की दृष्टि से परंपरागत दृष्टिकोण के जो उपागम है इनको दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक मानकात्मक और दूसरा अनुभव परक। मानकात्मक, दूसरा अनुभव परक। मानकात्मक में आ जाएगा दार्शनिक उपागम, दार्शनिक उपागम, और अनुभव परक के अंतर्गत ऐतिहासिक उपागम, कानूनी, संस्थागत उपागम आ जाएंगे। इसके अंतर्गत आएंगे ऐतिहासिक उपागम आएगा, इसके अलावा कानूनी, संस्थागत उपागम। वर्गीकरण थोड़ा सा याद रख लेना। तो मूल्यात्मकता की दृष्टि से परंपरागत दृष्टिकोण के जो उपागम है, अप्रोच है, उनको दो वर्गों में रख सकते हैं। मानकात्मक पहला वर्ग, अनुभव परक दूसरा वर्ग। मानकात्मक में दार्शनिक उपागम आता है और अनुभव परक के अंतर्गत ऐतिहासिक उपागम, कानूनी, संस्थागत उपागम आता है। सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत उपागमों के, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार सबसे पहला जो उपागम लेते हैं वो हम लेते हैं दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागमों के समर्थकों की बात कर लें पहले तो। समर्थक प्लेटो, अरस्तु, हीगल, मार्क्स, रूसो, आर्थर मूरे, महात्मा गांधी आदि। महात्मा गांधी आदि ये समर्थक हैं परंपरागत उपागम के। तो प्लेटो, अरस्तु, हीगल, और इसमें भी मुख्य रूप से प्लेटो, हीगल, मार्क्स, रूसो, आर्थर मूरे, गांधी आदि। दार्शनिक उपागम है, ये है तो परंपरागत उपागम, लेकिन परंपरागत उपागम का मतलब होने का मतलब ये नहीं है कि अब दार्शनिक उपागम चलता ही नहीं है। आज भी दार्शनिक उपागम का प्रयोग विभिन्न विचारकों के द्वारा किया जाता है। तो आधुनिक समय में भी परंपरागत उपागम के समर्थक हैं और उनको नव परंपरावादी विचारकों के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक समर्थक जो नव परंपरावादी विचारक हैं, जो परंपरागत दृष्टिकोण का वापस से समर्थन करते हैं, राजनीति के अध्ययन में तथ्यों के साथ मूल्यों पर बल देते हैं, जो परंपरागत दृष्टिकोण का योगदान था उस पर पुनर्विचार करते हैं, वो है नव परंपरावादी विचारक। और ये नव परंपरावादी विचारक इस दार्शनिक उपागम के समर्थक हैं, जैसे कि लियो स्ट्रास, बर्ट्रैंड जुविनेल, माइकल ओकशॉट आदि। माइकल ओकशॉट आदि। जो भी नव परंपरावादी है, वोइगलिन को ले लें, वोइगलिन भी इसमें आ जाएगा, वोइगलिन, ये भी नव परंपरावादी है। ये इस आधुनिक समर्थक है परंपरागत दृष्टिकोण के। जो उपागम है, दार्शनिक जो उपागम है, इसके आधुनिक समर्थक हैं। दार्शनिक उपागम के समर्थक प्लेटो, अरस्तु, हीगल, मार्क्स, रूसो, आर्थर मूरे, गांधी, और आधुनिक समर्थक लियो स्ट्रास, बर्ट्रैंड जुविनेल, माइकल ओकशॉट, वोइगलिन आदि। तो दार्शनिक उपागम से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे प्राचीन
उपागम दार्शनिक उपागम है। सबसे ज्यादा प्रचलित उपागम, यानी वर्तमान में भी प्रचलित है, सबसे प्राचीन, सबसे प्रचलित और सबसे ज्यादा प्रभावशाली, सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी यही उपागम है। ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा पूछा गया है कि सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है। देखो, दार्शनिक उपागम, जो शब्द में दार्शनिक जो शब्द निकला है वो दर्शन से निकला है, और दर्शन का अर्थ है सूक्ष्मता से देखना। दर्शन का अर्थ है सूक्ष्मता से देखना। यानी दार्शनिक उपागम के अंतर्गत जब किसी विषय वस्तु को अध्ययन किया जाता है तो उस विषय वस्तु को बारीकी से देखा जाता है, सूक्ष्मता से देखा जाता है। उस विषय वस्तु में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसमें क्या सुधार हो सकता है, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या है, क्या था, क्या होना चाहिए, सभी का अध्ययन हो जाता है और विशेष रूप से बल दिया जाता है क्या होना चाहिए। यानी ये आदर्शवादी उपागम है, ये कल्पनात्मक उपागम है। इसमें जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कमियों की बात की जाएगी, फिर उसके सुधार के लिए एक नई व्यवस्था का सुझाव दिया जाता है। तो जिस भी विषय वस्तु का अध्ययन होगा उसमें पूरी बारीकी से अध्ययन होगा, उसके मूल्य कौन से हैं, उसके आदर्श कौन से हैं, उसके मानक कौन से हैं, उसमें तथ्य कौन कौन से हैं। क्योंकि दार्शनिक उपागम मूल्य और तथ्य दोनों की बात करेगा, दोनों को अध्ययन में शामिल करेगा, लेकिन ज्यादा बल किस पे होगा, मूल्यों पर होगा। इसलिए सूक्ष्मता से देखना, यानी दार्शनिक उपागम में जिस भी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाएगा उसको बड़ी ही सूक्ष्मता से देखकर अध्ययन किया जाएगा। ये जो उपागम है इसको आदर्शवादी उपागम या आदर्शात्मक उपागम भी कहते हैं। आदर्शवादी उपागम या आदर्शात्मक उपागम भी कहते हैं, क्योंकि उस उपागम में आदर्श, मूल्य, परम तत्व, इन पे विशेष रूप से बल दिया जाता है। यानी जिस भी विषय वस्तु का ये अध्ययन करेंगे तो उसके कुछ मानक आदर्श निर्धारित करेंगे और उन्हीं मानक आदर्शों के अकॉर्डिंग उस विषय वस्तु को जांचा जाएगा, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। इस वजह से आदर्शात्मक या मानकात्मक उपागम भी कहलाता है। ये जो उपागम है कल्पनात्मक है, ये उपागम कल्पनात्मक है। यानी इसमें जो भी अध्ययन होगा और उस अध्ययन होने के बाद में जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें जो सुधार सुझाए जाएंगे कि उसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें बल किस पे होता है, क्या होना चाहिए। ये जो क्या होना चाहिए है ये पूरा का पूरा किस पे आधारित होता है, कल्पना पर आधारित होता है, तर्कों पर आधारित होता है। जैसे प्लेटो ने विचार दिया आदर्श राज्य का, प्लेटो ने विचार दिया आदर्श राज्य का, तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उसमें जो भी विचार हैं वो पूरे के पूरे किस पे आधारित है, कल्पनाओं पर आधारित है कि राज्य ऐसा होना चाहिए, उसमें दार्शनिक वर्ग का शासन होना चाहिए, 3 वर्ग होने चाहिए, उसमें न्याय होना चाहिए, उसमें साम्यवाद होना चाहिए। सारे का सारे किस पे आधारित है, कल्पना पर। ये कल्पनात्मक भी कहलाता है। ये जो उपागम है इसको निगमनात्मक भी कहा जाता है, यानी निगमनात्मक होता है, यानी इसमें पूर्व से निष्कर्ष, पहले से तय या पूर्व तय निष्कर्षों को सिद्ध किया जाता है। इसमें पूर्व से तय निष्कर्षों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें निष्कर्ष पहले तय कर लिया जाता है और बाद में उस निष्कर्ष को विभिन्न तत्वों से जोड़ते हुए, विभिन्न तथ्यों से जोड़ते हुए सिद्ध किया जाता है। जैसे कि प्लेटो ने निष्कर्ष निकाल लिया आदर्श राज्य, न्याय पर आधारित आदर्श राज्य एक निष्कर्ष निकाल लिया। फिर इस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए विभिन्न तत्व प्लेटो ने दिए हैं, विभिन्न तथ्य प्लेटो ने बताए हैं। तो निष्कर्ष पहले तय कर लिया जाता है, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। इस तरह से निगमनात्मक
पद्धति का इसमें प्रयोग होता है, निगमनात्मक होता है। ये मानकीय उपागम होता है, ये मानकीय उपागम होता है। यानी इसमें राज्य या समाज ये मानक निर्धारित किए जाते हैं। एक आदर्श राज्य की बात इसमें की जाती है, एक आदर्श समाज की बात इसमें की जाती है, और उस आदर्श राज्य और उस आदर्श समाज के मानक निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं मानकों के अकॉर्डिंग उस राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें मानकों पर बल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मानकीय उपागम भी इसको कहते हैं। इसको नीति शास्त्र, इसमें नीति शास्त्र व दर्शन शास्त्र पर बल दिया जाता है। नीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र पर बल दिया जाता है। यानी इसमें नैतिकता निहित है। ये जो उपागम है इसमें नैतिकता निहित है, अर्थात इसमें प्रत्येक विषय वस्तु को नैतिकता के आधार पर शुभ अशुभ उचित अनुचित ठहराया जाता है। नैतिकता के आधार पर शुभ अशुभ उचित अनुचित ठहराया जाता है। ये चिंतन मूलक है, ये चिंतन मूलक है। यानी इसमें किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो अध्ययन होता है वो पूरा का पूरा तर्क पर आधारित होता है, चिंतन पर आधारित होता है। तो इसलिए क्या है, ये चिंतन मूलक है। ये तत्व मीमांसक है, ये तत्व मीमांसक है, अर्थात विभिन्न जो तत्व हैं उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करके उसकी एक मीमांसा निकाली जाती है। ये तत्व मीमांसक है। दर्शन शास्त्र के सबसे निकट कोई उपागम है तो वो यही है। दार्शनिक उपागम दर्शन शास्त्र के सबसे निकट उपागम है। दार्शनिक उपागम दर्शन शास्त्र के सबसे निकट उपागम है। और कुछ विशेषताओं की बात करें, दार्शनिक उपागम समष्टिवादी है, समष्टिवादी है। यानी इसमें जिस भी विषय वस्तु का अध्ययन किया जाएगा उसकी पूर्णता पर बल दिया जाता है, उस विषय वस्तु की समग्रता पर बल दिया जाता है। यानी इसमें अध्ययन की एक बड़ी इकाई ली जाती है और उसकी समग्र तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उसकी पूर्णता का अध्ययन इसमें किया जाता है, इसलिए कैसा है, समष्टिवादी है। ये जो उपागम है, इस उपागम में आदर्श समाज की परिकल्पना की जाती है। आदर्श समाज की परिकल्पना की जाती है। प्रत्येक जो अध्ययनकर्ता या सिद्धांत निर्माता जो दार्शनिक उपागम का प्रयोग करेगा वो एक आदर्श राज्य की कल्पना देगा। इसमें आदर्श राज्य की कल्पना होती है, जैसे कि प्लेटो ने न्याय पर आधारित आदर्श राज्य का विचार दिया। न्याय पर आधारित आदर्श राज्य का विचार दिया रिपब्लिक में, इनकी जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें जैसे कि गांधी जी, अब गांधी जी ने भी आदर्श राज्य का विचार दिया है और आदर्श राज्य के रूप में गांधी जी ने राम राज्य का विचार दिया है। आदर्श राज्य के रूप में गांधी जी ने किसका विचार दिया है, राम राज्य का। कार्ल मार्क्स ने भी आदर्श राज्य का विचार दिया है और इन्होंने साम्यवाद के रूप में दिया है। कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे तब करेंगे इस पे बात। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि वर्तमान में पूंजीवाद है, इस पूंजीवाद में श्रमिक है, पूंजीपति है, दोनों वर्गों में संघर्ष है। भविष्य में एक सर्वहारा की क्रांति होगी, श्रमिकों की क्रांति होगी। इस सर्वहारा की क्रांति में पूंजीपतियों को समाप्त किया जाएगा और उसके बाद में साम्यवाद की स्थापना होगी और साम्यवाद में राज्य की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए राज्य लुप्त हो जाएगा, एक ही वर्ग होगा, सारे के सारे श्रमिक होंगे। इस तरह से आदर्श राज्य की कल्पना की है मार्क्स ने, जिनका साम्यवाद। अरविंद की विश्व संघ की धारणा, अरविंद की विश्व संघ की धारणा। मूरे की विश्व सरकार की धारणा, मूरे की विश्व सरकार की धारणा।
और इमानुएल कांट की यूरोपीय संघ की धारणा, इमानुएल कांट की यूरोपीय संघ की धारणा, ये सब आदर्श समाज के उदाहरण हैं। इस तरह से जो दार्शनिक उपागम है इसमें आदर्श समाज की परिकल्पना की जाती है। आदर्शवादी उपागम के बारे में जो नव परंपरावादी विचारक है लियो स्ट्रास, इन्होंने लिखा है कि एक सैनिक का जो युद्ध में लक्ष्य होता है वो विजय प्राप्त करना होता है, वही एक शासक का जो लक्ष्य होता है वो होता है अच्छे समाज की स्थापना करना। इन्होंने लिखा है कि एक सैनिक का लक्ष्य, एक सैनिक का लक्ष्य युद्ध में विजय प्राप्त करना होता है, विजय प्राप्त करना होता है, वही एक सैनिक का लक्ष्य, वही एक सैनिक का लक्ष्य, वही एक शासक का लक्ष्य, वही एक शासक का लक्ष्य अच्छे समाज की स्थापना करना है, होता है, अच्छे समाज की स्थापना करना होता है। वही हेगल ने लिखा है दार्शनिक उपागम के बारे में। हेगल का कथन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना हेगल के कथन को। इन्होंने लिखा है कि दार्शनिक उपागम, दार्शनिक उपागम दृश्यमान सत्ता का, दार्शनिक उपागम दृश्यमान सत्ता का विचारात्मक विन्यास, विचारात्मक विन्यास, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, प्रत्ययीकरण है, प्रत्ययीकरण है। इंपॉर्टेंट है, परिभाषा याद रख लेना। तो हेगल क्या लिखता है कि दार्शनिक उपागम है ये दृश्यमान सत्ता का विचारात्मक विन्यास, बौद्धिकीकरण और प्रत्ययीकरण है। ये दार्शनिक उपागम की बातें हो गई। अब दार्शनिक उपागम की जो कमियां क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं। दार्शनिक उपागम की कमियां, दार्शनिक उपागम की कमियां। दार्शनिक उपागम की कमियों में पहली कमी तो हम यही बता सकते हैं कि जो दार्शनिक उपागम है ना, ये यथार्थ व आदर्श में भेद नहीं करता है, यथार्थ और आदर्श में भेद नहीं करता है। यानी जो वास्तविकता है यथार्थ और जो आदर्श यानी जो कल्पना है उसमें भेद नहीं करता है। दूसरी इसकी जो कमी है ये कल्पनात्मक है, ये कल्पना प्रधान है, ये कल्पनात्मक है, वह व्यक्तिनिष्ठ है, ये व्यक्तिनिष्ठ है या इसको हम कह दें आत्मनिष्ठ है, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ है। तो पहला तो इसमें कल्पनाएं होती हैं, कल्पनात्मक है। दूसरे आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ है, अर्थात इसमें जो अध्ययनकर्ता या जो सिद्धांत निर्माता है उसके मूल्यों का, उसके आदर्शों का प्रभाव होता है। यानी एक ही विषय वस्तु को लेकर जब 10 सिद्धांतकार उस पर चर्चा करेंगे तो 10 सिद्धांतकारों के विचार अलग अलग होंगे, तो विविधता होगी, तुलनात्मकता का अभाव होगा, अस्पष्टता इस वजह से इसमें पाई जाएगी। तो प्लेटो ने दार्शनिक उपागम का प्रयोग किया, न्याय के बारे में कुछ अलग विचार दिए, अरस्तु ने न्याय के बारे में कुछ अलग विचार दे दिए। इस तरह से प्लेटो के आदर्श मूल्य अलग थे, अरस्तु के आदर्श मूल्य अलग थे, तो दोनों के विचारों में भिन्नता मिलती है। इस तरह से ये कमी है इसकी कि इसमें व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता पाई जाती है। तीसरी इसकी जो कमी है वो कमी ये है कि ये जो उपागम है ये व्यक्ति को साधन बना देता है राज्य का, और राज्य को बना देता है साध्य
और राज्य की वेदी पर बलि चढ़ा देता है व्यक्ति को। ये जो उपागम है व्यक्ति को राज्य का साधन बना देता है, यानी सब कुछ राज्य है, राज्य सर्वोपरि है। राज्य के हित के अलावा व्यक्ति का कोई हित नहीं है, राज्य के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। इस तरह की बातें इसमें होती हैं। जैसे कि प्लेटो की बात करें, जैसे कुछ उदाहरणों से समझे प्लेटो की बात। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक राजा का विचार दिया है, दार्शनिक राजा का विचार दिया है। प्लेटो कहते हैं कि जो दार्शनिक राजा है ना, ये सर्वज्ञ है, ये सब कुछ जानता है, ये सर्वज्ञ है, ये सब कुछ जानता है। अब ये सब कुछ जानता है तो इसमें बंधन किसी भी तरह के नहीं होने चाहिए। तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा पर किसी भी तरह का कोई बंधन स्वीकार नहीं किया है और अपने दार्शनिक राजा को सर्वज्ञ बताया है। व्यक्ति पूरी तरह से इस दार्शनिक राजा के अधीन है, दार्शनिक राजा किसी कानून के बंधन में नहीं है, राजा ये जो राजा कहेगा वही कानून है। दूसरी बात करें हम हीगल की, तो हीगल भी इसी तरह की बात करता है। हीगल कहता है कि राज्य तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, राज्य तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, खुद ईश्वर है, ईश्वर का एक रूप है राजा। तो जब ईश्वर का रूप है तो इसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो ईश्वर का व्यक्ति है, ईश्वर का रूप है, ये तो गलती कर ही नहीं सकेगा। इसी तरह से रूसो ने सामान्य इच्छा का विचार दिया है। रूसो सामान्य इच्छा, रूसो कहता है कि जो सामान्य इच्छा है ये सबकी इच्छा है और कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से खुद का गलत कर नहीं सकता, इसलिए सामान्य इच्छा पर आधारित इनका जो प्रभु राज्य है, रूसो कहता है कि वो किसी भी तरह की गलती कर ही नहीं सकता, किसी भी तरह की गलती नहीं कर सकता है, यानी वो जो भी करेगा सही करेगा। क्योंकि रूसो ने कहा कि जो सामान्य इच्छा है इसमें सभी व्यक्तियों की इच्छाओं का योग है, और सभी व्यक्तियों की इच्छाओं का योग है। कोई भी व्यक्ति अपनी ही इच्छा से अपना खुद का बुरा नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से अपने खुद का गलत नहीं कर सकता है। इस वजह से सभी व्यक्तियों की इच्छाओं का योग है, खुद की इच्छा से कोई खुद का गलत नहीं कर सकता है। इसलिए सामान्य इच्छा पर जो आधारित राजा या राज्य है ये कभी भी गलती कर ही नहीं सकता है। इस तरह की बातें की जाती है आदर्शवादी दृष्टिकोण के दार्शनिक उपागम के अंतर्गत। इसमें व्यक्ति को पूरी तरह से राज्य का साधन बना दिया जाता है। तो एक कमी इसकी ये है, और इसी वजह से कार्ल पोपर ने इनकी पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इसकी कई बार चर्चा आएगी। ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, इस पुस्तक की कई बार चर्चा आएगी। 1945 की पुस्तक है और इस पुस्तक में इन्होंने दार्शनिक उपागम को खुले समाज का शत्रु बताया है, दार्शनिक उपागम को खुले समाज का शत्रु बताया है। ये जो कार्ल पोपर है विशेष रूप से प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को खुले समाज का शत्रु बताता है। प्लेटो को, हीगल को और कार्ल मार्क्स को, तीनों को खुले समाज का शत्रु कहता है। ये कहता है कि प्लेटो, हीगल और मार्क्स ने दार्शनिक उपागम का प्रयोग करते हुए जिस आदर्श समाज का विचार दिया है वो आदर्श समाज पूरी तरह से बंद है। यहाँ व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्ति पूरी तरह से राज्य के अधीन है। और खुले समाज में क्या होता है कि खुले समाज में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, उसमें बंधन कम से कम होते हैं, यानी हस्तक्षेप का अभाव होता है। इस तरह से ये जो दार्शनिक उपागम है प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स है, इस खुले समाज का शत्रु है और बंद समाज का समर्थक है। ये बात कही है कार्ल पोपर ने अपनी कृति ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। अब कमियों के साथ साथ भाई अच्छाइयाँ भी तो होती हैं ना, तो अच्छाइयों पर भी बात कर लें। तो दार्शनिक उपागम का महत्व, दार्शनिक उपागम का महत्व।
देखो, दार्शनिक उपागम सबसे प्राचीन उपागम है। सबसे ज्यादा प्रचलित कोई उपागम है तो वो दार्शनिक उपागम है। सबसे ज्यादा प्रभावशाली कोई उपागम है तो वो दार्शनिक उपागम है। तो सबसे बड़ा महत्व तो इसका यही है। सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा प्राचीन, सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपागम है दार्शनिक उपागम। सभी जो राजनीतिक क्रियाएं हैं वो स्व उद्देश्य होती हैं। राजनीतिक क्रियाएं स्व उद्देश्य यानी उद्देश्य आधारित होती है, उद्देश्य आधारित होती है। और इसी वजह से प्रत्येक राजनीतिक क्रिया के उद्देश्य व लक्ष्य का ध्यान रखना जरूरी है। और उद्देश्य और लक्ष्य का जो ध्यान रखा जाएगा उसके लिए दार्शनिक उपागम की आवश्यकता होगी। भाई, हमने इससे पहले वाली क्लासों में बात की भी थी, जब हम पढ़ रहे थे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के लक्ष्य क्या है। तब हमने बात की थी कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक या व्यवहारवादी जो विचारक हैं, उनका यह मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। लक्ष्य, आदर्श, ये तो राजनीतिक दर्शन की विषय वस्तु है। सभी राजनीतिक क्रियाएं उद्देश्य पर आधारित होती हैं, सभी का उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य और लक्ष्य को ध्यान में रखना है, इसलिए दार्शनिक उपागम की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए दार्शनिक उपागम की आवश्यकता पड़ेगी। यहां तक ये जो आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक है ना, ये करते जरूर बात है कि हम मूल्य रहित या मूल्य निरपेक्ष अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप में ये मूल्यों का प्रयोग कर देते हैं। मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात जरूर करते हैं लेकिन मूल्यों का प्रयोग कर लेते हैं। इसी वजह से फिर अर्नाल्ड ब्रेख्त ने मूल्य सापेक्षवाद का समर्थन किया, मूल्य सापेक्षवाद पर बल दिया, और इसी वजह से फिर खुद व्यवहारवाद में सुधार किया गया। जब व्यवहारवाद में मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया गया था और खुद व्यवहारवादियों ने ही व्यवहारवाद में सुधार किया, उत्तर व्यवहारवाद को लेकर आए और उत्तर व्यवहारवाद में वापस से मूल्यों को स्वीकार किया गया। नव परंपरावादी हैं, ये इस दार्शनिक उपागम की महत्वता को स्थापित करते हैं। ये परंपरागत दृष्टिकोण का जो योगदान रहा है उसके योगदान पर पुनर्विचार करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण का ये समर्थन करते हैं नव परंपरावादी विचार। इसलिए आज भी दार्शनिक उपागम का महत्व है। जैसे हम बात करें कैटलिन के, तो कैटलिन आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। कैटलिन कहता है कि जो राजनीति है ये विज्ञान है। राजनीति क्या है? विज्ञान है। लेकिन इस राजनीति के लक्ष्य है और लक्ष्यों के लिए फिर उन्होंने राजनीतिक दर्शन को भी आवश्यक माना है। लक्ष्यों के लिए राजनीतिक दर्शन को आवश्यक माना है। तो कैटलिन ने एक तरफ तो राजनीति को विज्ञान माना है और साथ ही राजनीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए राजनीतिक दर्शन को भी आवश्यक माना है। तो कहीं ना कहीं कैटलिन भी इस राजनीतिक दर्शन के क्या बन गए? समर्थक बन गए, क्योंकि राजनीति के उद्देश्यों के लिए, राजनीति के लक्ष्यों के लिए राजनीतिक दर्शन आवश्यक है। जब कैटलिन से बात की गई कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है आधुनिक दृष्टिकोण का, तो कैटलिन कहता है कि ये तो विज्ञान है, इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। उद्देश्य और लक्ष्य जो विषय है वो तो राजनीतिक दर्शन का विषय है। इसी तरह से उत्तर व्यवहारवादियों की बात करें, उत्तर व्यवहारवादी, तो उत्तर व्यवहारवादियों ने तो स्पष्ट रूप से मूल्यों को स्वीकार कर लिया है। उत्तर व्यवहारवादियों ने तो स्पष्ट रूप से मूल्यों को स्वीकार कर लिया है और ये कहते हैं कि शाश्वत प्रकृति के मूल्य खोजे जा सकते हैं। शाश्वत प्रकृति के मूल्य खोजे जा सकते हैं और इन शाश्वत प्रकृति के मूल्यों को सत्यापित या प्रमाणित भी किया जा सकता है। इनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन भी किया जा सकता है। इस तरह से कैटलिन ने, उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व का प्रतिपादन किया, लक्ष्यों का, उद्देश्यों के महत्व का प्रतिपादन किया, अर्थात दार्शनिक उपागम के महत्व का प्रतिपादन किया। वर्तमान में भी यह दार्शनिक उपागम प्रचलित है, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु का लक्ष्य बताना है, उद्देश्य बताने हैं, तो दार्शनिक उपागम की आवश्यकता पड़ती है। भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय संदर्भ में जो दार्शनिक उपागम है इसको चार कालों में बांटा
जा सकता है। एस.एल. वर्मा ने बांटा है, एस.एल. वर्मा ने बांटा है। भारतीय संदर्भ में दार्शनिक उपागम को 4 कालों में बांटा जा सकता है। भारतीय संदर्भ में दार्शनिक उपागम को 4 कालों में विभाजित किया जा सकता है और ये जो विभाजन है ये एस.एल. वर्मा का है। पहला, वेद और वेदांत अध्यात्मवाद। पहला जो काल है वो वेद और वेदांत अध्यात्मवाद का है, अध्यात्मवाद का है। दूसरा काल यूनानी नीति शास्त्र का। दूसरा काल यूनानी नीति शास्त्र का। तीसरा काल जर्मन ब्रिटिश विज्ञानवाद का, जर्मन ब्रिटिश विज्ञानवाद का। और चौथा काल आधुनिक भारतीय दार्शनिक धारा का, आधुनिक भारतीय दार्शनिक धारा का, आधुनिक भारतीय दार्शनिक धारा का। ये 4 काल है। तो दार्शनिक उपागम को भारतीय संदर्भ में 4 कालों में बांटा जा सकता है। तो पहला जो काल है वेद और वेदांत अध्यात्मवाद का, इसका प्रभाव पूरी की पूरी भारतीय सभ्यता पर पाया जाता है, पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति पर और पूरी की पूरी भारतीय राजनीति पर। भारत की राजनीति, सभ्यता और संस्कृति इस वेद वेदांत अध्यात्मवाद के काल से प्रभावित है। यूनानी नीति शास्त्र की बात करें तो इसमें यह कहा जाता है कि न्याय के लिए व्यक्ति को स्वयं कर्म में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। न्याय के लिए या न्याय की स्थापना के लिए स्वयं कर्म में कुशलता प्राप्त होनी चाहिए। मुख्य रूप से प्लेटो की ही हम बात करें तो प्लेटो ने न्याय की बात की है। न्याय के लिए प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में बांटा है और 3 वर्गों में बांटा है। तीनों वर्गों के अपने अपने कार्य बताए हैं। वे दार्शनिक वर्ग का कार्य शासन करना, सैनिक वर्ग का कार्य रक्षा करना और उत्पादक वर्ग का कार्य उत्पादन करना। तो प्लेटो कहता है कि तीनों वर्ग अपने अपने कार्यों में कुशलता प्राप्त करें, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, तो समाज में न्याय की स्थापना हो जाएगी। यहाँ न्याय के लिए स्वयं कर्म में यानी खुद के कार्य में कुशलता की बात की जाती है और इसके प्रतिनिधि प्लेटो है और दूसरा अरस्तु है। प्लेटो और अरस्तु है। नेक्स्ट है जर्मन ब्रिटिश विज्ञानवाद और इसके जो प्रतिनिधि विचारक माने जाते हैं कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले आदि। कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले आदि। यानी मुख्य रूप से इसमें नैतिकता पर बल दिया गया है। विज्ञानवाद के साथ नैतिकता पर बल दिया गया है। और आधुनिक भारतीय दार्शनिक धारा, इसमें आधुनिक भारतीय विचारक आ जाएंगे जो दर्शन के समर्थक हैं या दार्शनिक उपागम के समर्थक हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद आदि, ये इसके प्रतिनिधि हैं। विवेकानंद आदि इसके प्रतिनिधि हैं। भारतीय संदर्भ में दार्शनिक उपागम को कितने कालों में बांटा गया जा सकता है? 4 कालों में। वेद और वेदांत अध्यात्मवाद का तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, राजनीति इसकी प्रतिनिधि है। यूनानी नीति शास्त्र का काल, प्लेटो और अरस्तु इसके प्रतिनिधि हैं। जर्मन ब्रिटिश विज्ञानवाद, कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रैडले इसके प्रतिनिधि हैं। और आधुनिक भारतीय दार्शनिक धारा जिसके प्रतिनिधि आधुनिक भारतीय विचारक हैं जो दर्शन शास्त्र के
वर्तमान में समर्थक हैं या दार्शनिक उपागम के समर्थक हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, तिलक, अरविंदो घोष, महात्मा गांधी, दयानंद और विवेकानंद। ये सब है ये दार्शनिक उपागम के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं? दार्शनिक उपागम के महत्व का प्रतिपादन करते हैं। एक उपागम कंप्लीट हो गया, दार्शनिक उपागम। तो हमने चर्चा शुरू की परंपरागत दृष्टिकोण के उपागमों की, परंपरागत दृष्टिकोण के उपागमों की, और एक उपागम हमने कंप्लीट कर लिया, दार्शनिक उपागम। तो आज की क्लास में हमने एक उपागम कंप्लीट कर लिया है, दार्शनिक उपागम। इसके अलावा परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कंप्लीट कर लिया है। आशा और उम्मीद करता हूं सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा, सभी लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपके जो भी विचार हैं वो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में बाकी के जो उपागम बचे हुए हैं उन पे चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद।